ठीक, तो ये थोड़ा सा कि क्या कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। हमारा जो लेवल है वो तो खैर उस लेवल का नहीं है कि ऐसी कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी क्या होंगे, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होंगे, हमें उसी के बेस पर क्वेश्चन गिवन होते हैं। तो जो सबसे पहली फॉर्म होती है, देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे याद करते हैं टाइप से। तो टाइप 1, तो हम याद करेंगे कि हमें दिमाग में रहेंगे ट्रिक्स कि कैसे सॉल्व करना है। कि टाइप 1 कोडिंग जो होती है, सबसे इजी कोडिंग क्या होती है, ये कहलाती है डायरेक्ट कोडिंग। जैसे वर्ड में लगा रहा है डायरेक्ट कोडिंग, यानी क्वेश्चन में ही आपको कहीं ना कहीं कोड दे रखा होगा, आपको अलग से अपनी तरफ से लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि इन अ सर्टेन कोड, एक कोई कोड है, उसके अंदर क्या कर रखा है, इन अ सर्टेन कोड एजुकेशन, एजुकेशन को कैसे लिख दिया, इज रिटेन एज, एजुकेशन को हमने लिख दिया है MGNALOTBF, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एजुकेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो पूछ रहा है ट्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, उसी लैंग्वेज में, उसी कोड में ट्यूशन को कैसे लिखेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्किंग क्या है। कि एजुकेशन को लिखा है हमने MGNALOTBF, तो ट्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है कि कितने लेटर्स हैं यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एजुकेशन में कितने लेटर्स हैं, 9। और ये जो कोट करके लिखा है इसमें कितने लेटर्स हैं, ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो यहां भी 9 है, इधर भी 9 है। अब इसमें देखो इस तरीके से हो सकता है कि डायरेक्ट हम कोड बना सकते हैं, यानी कि ई के लिए क्या यूज हुआ है, ई को जब हमने कोड कर दिया तो वो क्या बन गया, एम। डी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, जी। जी। यू के लिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन के लिए जो कोड यूज हो रहा है वो हो जाएगा NALOTB एंड लास्ट इज एफ। तो बताओ ट्यूशन के लिए क्या होगा। तो टी के लिए देखो कौन सा कोड यूज हुआ है, टी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, टी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ, ओ। ओ। यू के लिए, एन। एन। अगेन टी आ रहा है फिर से ओ। आई के लिए टी। ये रहा टी। ओ के लिए बी। 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 ये रहा नीचे बी। और एन के लिए लास्ट एफ। एफ। तो हमारा कोड क्या बन गया, यानी ट्यूशन को हम उस कोड में कैसे लिखेंगे, ONOTBF। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
तो अभी मेन चीज क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लॉजिक को कैच करो कि किस तरीके से कौन सा करना है। वहाँ एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं आएगा कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है। तो लॉजिक कैच करने के लिए हमने पहली चीज क्या समझी कि डायरेक्ट कोडिंग में क्या होगा, जितने लेटर्स कोड होने से पहले हैं, ध्यान रखना इस चीज का, कोड होने से पहले जितने लेटर्स हैं, कोड होने के बाद भी उतने ही लेटर या डिजिट या जो भी होगा। और जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में किसका कोड पूछा, ट्यूशन का, तो टी भी तुम्हें पहले से गिवन होगा, टी का कोड भी, यू का कोड भी गिवन होगा। यानी जो भी चीज पूछी गई है उस सबका कोड तुम्हें पहले से गिवन होगा। यही पहचान होती है कि ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट कोडिंग का। यानी उसके अंदर क्वेश्चन में जो तुमसे कोड पूछा जाएगा कि इसका कोड बताओ क्या होगा या इसको कोडेड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वो तुम्हें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। यानी कोड तुम्हें गिवन है तो सिर्फ तुम्हें कोड पिक करना है इसमें से। तो इसे आइडेंटिफाई, पहचानेंगे कैसे, मेन चीज पहचानना है कि एग्जाम में तुम्हें एकदम से दिमाग में आए कि अच्छा ये इस तरीके से हो सकता है कोड। तो पहचानने के 3 पॉइंट हैं डायरेक्ट कोडिंग के। पहला है लॉजिक, कि नंबर ऑफ लेटर्स जिसका आपसे कोड दिया है विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कोड्स। कोड में लेटर भी हो सकते हैं, नंबर की फॉर्म में भी हो सकता था, कोई सिंबल भी हो सकते थे। तो यहाँ 9 लेटर्स है, तो उनके लिए जो कोड यूज हुए वो भी कितने हैं, 9 है। हमेशा सेम होंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 9 लेटर्स है और कोड होके 8 बन गया। वो क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट कोडिंग का नहीं होगा। दूसरी चीज, ये तो 1 हो गया पॉइंट। दूसरा हिंट हमें ये मिलेगा कि अगर लेटर रिपीट होगा तो उसका कोड भी क्या होगा, हमेशा रिपीट होगा। भैया अगर मैंने मान लो ए के लिए 5 यूज कर लिया कहीं पे कोड में, तो जितनी भी जगह ए आएगा हर जगह क्या होगा, 5। जैसे यहाँ ट्यूशन, ट्यूशन पे देखो टी रिपीट हो रहा है, टी आया और फिर टी आया, तो दोनों जगह कोड क्या रहेगा, सेम। और थर्ड और लास्ट पहचान होती है कि जिसका भी तुमसे कोड पूछा है वो पहले से ही तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तीनों पॉइंट समझ गए या कुछ इसमें कंफ्यूजन है किसी पॉइंट में? जिसका कोड पूछा है और कोड होने के बाद दोनों के नंबर ऑफ लेटर या डिजिट जो भी होते हैं उनको अगर काउंट करोगे तो सेम आएंगे नंबर। अगर कहीं लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका कोड भी उसके साथ साथ रिपीट होगा। और थर्ड, जो भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा है वो ऑलरेडी तुम्हें पहले से गिवन होगा। क्लियर ये पॉइंट? यस सर। देखो अभी सिंपल एक टाइप पढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर हमें पहचानने में थोड़ा मुश्किल होने लगेगा कि कौन सा लॉजिक हो सकता है। ये तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? चले आगे फिर। सर सेकंड वाला एक बार और रिपीट कर देते। सेकंड मेरा मतलब है कहने का कि जैसे लेटर रिपीट हो रहा है, देखो यार टी रिपीट हुआ, तो जो टी का कोड है हमें पता चल गया ओ है। तो अब जितनी बार भी टी आएगा सब जगह कोड क्या रहेगा, ओ ही रहेगा। मतलब अब टी के करस्पॉन्डिंग ओ के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अभी हम और टाइप के देखेंगे उसमें चेंज भी होता है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, बीट
BEAT, बीट को कोट करा गया है प्लस परसेंटेज $साइन और हैश साइन। इस तरीके से कोड किया गया है कि आप बीट लिख रहे हो तो उसको कोड में ये लिख दिया गया है। एंड स्वीट, स्वीट को कोड करा गया किस तरीके से, स्वीट को कोड किया गया है @ साइन, %साइन, सॉरी लिखने में 1 मिनट, स्वीट को कोड किया गया है, पहले $साइन है, फिर @ फिर %साइन, 2 बार है परसेंटेज और लास्ट में है हैश। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बीट इज कोडेड एज दिस, स्वीट इज कोडेड एज दिस। फिर पूछ रहा है आगे टीज कैसे लिखा जाएगा, TEASE, इसको कैसे लिखेंगे कोड में, सेम कोड में। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए इज परसेंटेज हैश $साइन +साइन परसेंटेज। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, तुम करने की कोशिश करो। %साइन, हैश साइन और 2 $साइन। ऑप्शन सी है हैश साइन, %साइन, %साइन, $साइन, $साइन और फिर से %साइन। ऑप्शन डी है हैश साइन, @साइन, %साइन, $साइन और साइन। क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन सी। सी, गुड, अरीबा रहनुमान सी। सलमान, नजीर, क्या हो सकता है? देखो आंसर के साथ साथ में लॉजिक समझते हुए चलना। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, 1 मिनट, शुएब ने भी ज्वाइन कर लिया, ओके। देखो इसमें क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट कोड का है या नहीं। भाई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे पहचानोगे? तो देखो जल्दी जल्दी तुम्हें क्या समझना है कि यहाँ 4 लेटर थे और कोड होने के बाद भी कितने हैं, 4 सिंबल्स हैं। यहाँ पर 5 हो गए लेटर, कोड होने के बाद भी कितने हो गए, 5। यहाँ पूछा कितना है, इसमें 5 लेटर्स है और ऑप्शन में हम देख रहे हैं कितने हैं, 5 है। तो ये पहला वाला हमारा हिंट हो गया कि नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोड। नंबर 1 हमारा टिक हो गया, नंबर ऑफ लेटर और कोड इक्वल है, नंबर ऑफ लेटर इक्वल टू कोड। दूसरा क्या है कि देखो कोई लेटर रिपीट हुआ इसमें, जैसे ई यहाँ रिपीट है और ई यहाँ पर भी है। देखो क्या ई के लिए सेम कोड यूज हो रहा है हर जगह? यहाँ %साइन यूज हुआ और यहाँ पर 2 बार ई है तो 2 यस सर, बार देखो यस सर। आया। तो ये हमारा दूसरा कि अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका कोड भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये सेकंड हिंट अच्छा है, यानी उसी का क्वेश्चन होगा। और थर्ड क्या है कि देखो TEASE, क्या TEASE क्वेश्चन में पहले आ चुके हैं? देखो टी आ चुका है, ई भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, एस भी आ चुका है और ई भी आ चुका है।
यस, तो ऑलरेडी हमें कोड क्या है गिवन है, यानी एकदम हम कह सकते हैं यानी ये डायरेक्ट कोडिंग का है। तो डायरेक्ट कोडिंग में क्या करना है, सीधे कोड उठा लो। टी के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, टी यहाँ पर है, टी के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, हैश। हैश। तो पहला आएगा हैश। देन ई के लिए तो हम देख ही रहे हैं परसेंट कितनी बार आ गया, परसेंट। साइड। तो अगर हम इन्हीं दो ऑप्शन पे ही देखें तभी हमें आंसर मिल गया कि यही होगा। तो हाँ, एग्जाम में तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ हम कर लेते हैं। ए के लिए क्या हुआ है, $। डॉलर। तो ये नेक्स्ट कोड होगा $। देन उसके बाद क्या है, एस के लिए यूज हुआ है ये $। और लास्ट में फिर ई आ रहा है, तो ई फिर से रिपीट हो रहा है, परसेंटेज। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस टाइप को हम कहते हैं कि ये क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। तो पहचान लोगे कि डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक, तो ये टाइप 1 थी। तो मेन चीज तुम्हें लॉजिक कैच करते हुए चलना है कि कब कौन सा लगाना है। तो डायरेक्ट कोडिंग के ये 3 आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं कि जितने लेटर हैं उतने ही कोड हो। अगर लेटर कहीं रिपीट हो रहा है तो उसका कोड भी रिपीट हो रहा होगा साथ साथ। और क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो ऑलरेडी आपको गिवन है। इसमें कभी भी हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि मान लो टीज के साथ ये लिखा होता TEASE और डी, इसका कोड पूछा होता तुमसे, टीज्ड का बताओ क्या होगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें डी का कहीं कोड नहीं दिया है, तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि ई के लिए ये सिंबल यूज हुआ, ए के लिए ये यूज हुआ, तो डी का ये मान लो। हम ये नहीं कर सकते डायरेक्ट कोडिंग। तो डायरेक्ट कोडिंग में जितने भी लेटर आपको जिसका कोड पूछ रहा है वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लियर ये पॉइंट, सब क्या होंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब आते हैं हम टाइप 2 पर। अब देखो कैसे धीरे धीरे चेंज होंगे। टाइप 2 में क्या दे रखा है, इफ कैट इज कोडेड एज, कैट को क्या कोड किया है, इज कोडेड एज 12, देन हाउ मैन विल बी कोडेड। तो कैट हमें दे रखा है और पूछा मैन कैसे कोड होगा। ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन ए इज 14, ऑप्शन बी इज 24, ऑप्शन सी इज 16 एंड ऑप्शन डी इज 15। ये हमें गिवन है। अब बताओ आंसर क्या होगा। तो भाई हम कहेंगे कि अभी तक हमने डायरेक्ट कोडिंग पढ़ी है, ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। कैसे पहचानेंगे नहीं है, कि देखो यहाँ कैट में 3 लेटर थे, CAT, और कोड होने के बाद कितने बच गए, 2। तो पहला रूल ही हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, कि जितने लेटर्स थे कोड होने के बाद उतने ही होने चाहिए। तो ये पहला रूल ही ब्रेक हो गया। दूसरा अगर हम देखें, रिपीट तो खाली कैट दिया तो नहीं बता सकते। तीसरा अगर हम देखें कि हमें पूछा किसका है, MAN, इसमें से सिर्फ ए था कैट में, एम और एन नहीं थे। तो यानी हम डायरेक्ट कोडिंग वाले लॉजिक से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि डायरेक्ट कोडिंग से तो ये नहीं होगा। यस ये सर, पॉइंट क्लियर है। सबको क्लियर है ना। तो ये पहचानना मेन चीज है, इसलिए मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा।
क्योंकि एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं आएगा ना कि ये टाइप 1 है टाइप 2 है क्या है। तो यानी हमारा दिमाग उसमें नहीं जाएगा कि वही डायरेक्ट कोड पिक नहीं करना, अब कुछ और लॉजिक सोचना है। तो कुछ और क्या लॉजिक हो सकता है इसमें, जब भी इस तरीके से होगा कि कैट को क्या लिख दिया 12, तो कैट को 12 कैसे लिख सकते हैं हम, इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट यूज होता है जो अभी हमने पहले पढ़ा था। हम क्या करेंगे, लेटर्स लिखेंगे ए बी सी डी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में कर रहे थे, कहां तक जाएंगे, एक्स वाई जेड तक। इनको नंबर्स देंगे, फॉरवर्ड पोजीशन और बैकवर्ड पोजीशन। फॉरवर्ड पोजीशन में ए हो जाएगा 1, B2, C3, D4, 5, 6, ऐसे चलता रहेगा ये। लास्ट हो जाएगा 26 Z, Y हो जाएगा जैसे 25, X हो जाएगा 24। तो ये क्या होती है उनकी फॉरवर्ड पोजीशन है। और बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, Z1, 2, 3, ऐसे A हो जाएगा 26, ये 25, 24, 23, 22, 21, ये इनकी बैकवर्ड पोजीशन है। तो देखो जब कैट लिखा है और इधर एक नंबर लिखा है और हमें पता है ये डायरेक्ट कोडिंग का तो नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे दिमाग में क्या आया कि इनकी पोजीशन लिख के देखते हैं। कैट में 3 लेटर है, C, A और T, इनकी पोजीशन लिख के देखते हैं। तो फॉरवर्ड पोजीशन नॉर्मली फॉरवर्ड पर ही होता है, तो पहले हम फॉरवर्ड ही ट्राई करते हैं। कैट में क्या हो जाएगा, कैट की कौन सी पोजीशन है फॉरवर्ड में, 3, 3। ए की कौन सी है, 1, 1। तो ये तो देखो ए सी तो याद है। टी की मान लो हमें नहीं पता, तो हमने एक शॉर्टकट रूल पढ़ा है, इसे हम कहते हैं किसी भी लेटर की फॉरवर्ड पोजीशन निकालनी हो जल्दी से तो हम इस शॉर्टकट को यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड इजॉटी। ये जो होते हैं ये 5 के मल्टीपल्स होती है इनकी फॉरवर्ड पोजीशन। तो ये आ गया 5, 10, 15, 20, 25। तो टी की पोजीशन कितनी हो गई, 20। अब क्या इन सब नंबर्स में कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि 12 मिल जाए हमें, क्योंकि भाई कैट को कोड कैसे किया है, 12 किया है। कैसे हो सकता है 12, इन 3 सबको नंबर से ऐड 12 करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड कर देंगे। 3 + 1 + 20 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिलेगा 12। अब इसी लॉजिक से मैन को ट्राई करके देखो क्या आएगा। सेम लॉजिक पे मैन, एम की पोजीशन तो वो सॉरी ए की तो पता है 1, एम की पोजीशन क्या होगी इस शॉर्टकट से देखते हैं। एम कहां पर आता है, जे के बाद आता है, जे है 10, के एल एम, यानी 11, 12, 13। तो एम की पोजीशन क्या आ गई 13, और एन की, एन इससे अगला ही होगा 14। अब सेम लॉजिक लगाओ क्योंकि कोड सेम है। कोड करने का तरीका क्या है कि हम लेटर्स की फॉरवर्ड पोजीशन लिखते हैं, उनको ऐड कर देते हैं और फिर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो मैन को कोड करेंगे तो मैन की MAN 3 लेटर्स हैं, तीनों की फॉरवर्ड पोजीशन लिखी, तीनों को ऐड करो 14, डिवाइड बाई 2, 14। और आंसर में दिख भी रहा है हमें 14, तो यानी चांसेस है कि हमारा लॉजिक सही लग रहा है। तो 13 + 1 + 14 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आ गया 14।
यानी मैन को कोट करेंगे तो क्या बन जाएगा 40। क्लियर ये? तो ये दूसरा टाइप है जिसमें क्या होगा, लेटर्स को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा होगा। तो फिर आपको ये बताना होगा कि कैसे किया है ये चीज। क्लियर है ये चीज? क्या लॉजिक लगा? कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं फिर। इफ G is coded as 7 and SO is coded as 34, then sound is equal to, साउंड की वैल्यू क्या होगी या कोड करके क्या आएगा, 37, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 74, ऑप्शन डी 73। क्या आएगा आंसर? जल्दी से सोचने की कोशिश करो, क्या हो सकता है। पहले तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि किसका है। तो देखो इसमें डायरेक्ट कोडिंग वाले 2 पॉइंट तो हमें दिख रहे हैं, बल्कि एक ही कह सकते हैं कि जितने लेटर हैं कोड होने के बाद उतने ही हमें डिजिट दिख रहा है। भाई जी एक लेटर था तो एक ही कोड आया 7, एसओ सेम था तो 34 आया। लेकिन जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है साउंड, तो साउंड के सारे लेटर्स हमें नहीं पता है। तो इतना तो अभी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कोडिंग का तो क्वेश्चन नहीं है ये। डायरेक्ट कोडिंग का नहीं है। 73 ऑप्शन डी। 73, चलो और किसी का आंसर? देखो सबसे पहले लॉजिक लगाना है कि डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है, तो यहाँ पर एक लेटर था, अच्छा यहाँ पर 2 थे, हो सकता है। लेकिन हम एक चीज यहाँ से भी कैच कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 लेटर थे, तो इसका जो भी कोड आना चाहिए था 5 लेटर्स होने चाहिए थे। तो पहली बात यहीं से समझ में आ रहा है डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। दूसरा, एस और ओ का तो चलो मान लो 3 4 दे रखा है, लेकिन यू एंड डी का कुछ नहीं दे रखा, सर तो हम वैसे 73। 73, ओके। ऑप्शन डी सर। अरे वाह, चलो 73 आ रहा है। तो फिर दूसरा लॉजिक क्या है कि भाई हो सकता है कहीं ना कहीं पोजीशन वाला कुछ यूज हुआ हो। तो पहले चेक करके देखो कि जी के लिए कौन सा कोड है। तो हम या तो एक बार पूरी एबीसीडी लिख लो या फिर इस शॉर्टकट को यूज कर लेते हैं। तो ई के बाद आता है ई एफ जी, ई एफ जी, तो ई इज 5 6 7। तो हमें यहाँ से मिल रहा है, अच्छा ये फॉरवर्ड पोजीशन लिखी हुई है जी की, लेकिन एस और ओ पे 34 लिखा है, तो इसे चेक करो इसमें क्या किया हमने, एस और ओ। तो ओ तो हमें यहाँ दिखता है 5 10 15 20 25, तो ओ तो 15 है। एस क्या होगा, एस कहाँ पर आएगा, एस टी, टी से पहले आता है, तो टी इज 20, एस हो जाएगा 19।
तो 19 और 15 ये मिलके क्या आ रहा है 34। तो इनमें क्या रिलेशन यूज हो रहा है, प्लस, यानी कि 19 और 15 इज 34। यानी हमें क्या समझ में आया, कोडिंग कैसे करी गई है, जो भी लेटर्स हैं उनकी फॉरवर्ड पोजीशन लिखो और उसे प्लस कर दो। तो एस और ओ की तो हम लिख ही चुके हैं, 19 और 15। यू क्या क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी के बाद 21 आता है यू, 21 तो 21, तो यू इज 21। एन, एन अभी हमने पीछे लिखा था 14 14 और डी इज 4, ए बी सी 4 डी, फोर्थ पोजीशन। तो इनको ऐड करके देखो, 21 और 19 हो गया 40, और 15 और 19 29 और 4 हो गया 33, 33 और 40 मिलके हो गए 73, और 73 ऑप्शन में भी हमें मिल गया, यानी सही है हमारा आंसर। तो समझ गए, ये दो टाइप तो बिल्कुल क्लियर है एकदम। यस सर। चलो ठीक है। अब आते हैं टाइप 3 पर। अब यानी थोड़ा कुछ और चेंज होगा। अब की बार देखो क्या लिख रखा है कि पार्टनर को हमने कोड किया है, एंड पार्टनर इज कोडेड एज, कोडेड होके बन गया है ओ जेड क्यू एस एम डी क्यू। ठीक है, तो पार्टनर का तो कोड दे रखा है, तो पूछ रहा है सेगमेंट, सेगमेंट को कोड करके क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है टी एफ एच एन एफ ओ यू। ऑप्शन बी है आर डी एफ एल डी एम एस। ऑप्शन सी है आर डी ई एल डी एम एस, एंड ऑप्शन डी है आर डी एफ ई डी एन एस। क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से। तो देखो अभी हमने दो टाइप पढ़ी, मैं टाइप बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। टाइप 1 था डायरेक्ट कोडिंग, क्या ये डायरेक्ट कोडिंग से हो सकता है क्वेश्चन। हाँ सर, डायरेक्ट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नहीं ये डायरेक्ट कोडिंग से हो सकता है या नहीं, ये बताओ पहले तो। हो सकता है कैसे, यस सर। कैसे सर। हो जाएगा भाई डायरेक्ट कोडिंग से, कैसे। सर इसके अल्फाबेट्स सेम। गुड, चलो अल्फाबेट सेम है, एग्री। 7। सर नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी गिवन नहीं है ओके क्वेश्चन में। ओके, अभी आ रहे थे इसी पे। चलो सलमान, फिर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट भी हो रहा था कि आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो ये रिपीट भी हो रहा है देखो, हाँ क्यू क्यू सर। रिपीट भी हो रहा है। लेकिन थर्ड चीज क्या थी, थर्ड पॉइंट क्या था, जो रेनुमा ने अभी कहा कि भाई जो क्वेश्चन में है वो हाँ आपको सर। पहले गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ई का कोड तो चलो गिवन है, मान लो ई गिवन है, लेकिन एस नहीं गिवन, जी नहीं गिवन, एम नहीं गिवन। अगर एक भी नहीं गिवन है तो फिर आप डायरेक्ट कोडिंग से नहीं कर सकते।
ठीक है ये सर। डायरेक्ट कोडिंग से नहीं हो सकता। मेन ये आइडेंटिफाई करना मेन चीज है। क्वेश्चन तो आप कर लोगे प्रैक्टिस कर करके, वहां पर जो टाइम बचता है ना वो आपकी यही थिंकिंग जो डेवलप होती है ये टाइम बचाती है। अच्छा नहीं कोडिंग वाला नहीं है, अच्छा इसका नहीं है, तो इस लॉजिक से लगाओ। जो टाइप 2 पढ़ा कि उनकी पोजीशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ कर दो, वो भी नहीं है। उसमें तो नंबर्स गिवन होते हैं तुम्हें, तो वो तो देख के ही लग रहा है। अब ये आता है टाइप 3। टाइप 3 में देखो हम क्या करते हैं, जो कि आप एनालॉजी वाले में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो मैं कह रहा था कि अगले चैप्टर में भी यूज होगा, वही चीज यहाँ पर। पार्टनर लिखो और इसके आगे जो कोट करके लिखा है वो लिख दो, OZQ SMDQ। अब देखो पी और ओ में क्या रिलेशन है, सेकंड चलो देख लेते हैं। पी और ओ में क्या रिलेशन है, पी एंड ओ -1. गुड, -1 बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। पी से पीछे जाएंगे तो ओ मिलेगा, ए से पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, जेड। तो देखो ए और जेड का मतलब ये फिर से समझ लो कि अगर कोई सीरीज है जैसे ABCD से चल रही है, तो XYZ के बाद खत्म नहीं हो जाता है, हम इसे फिर आगे रिपीटेड मान लेते हैं ABCD ऐसे। तो ए और जेड को रिलेट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A+25 क्या होगा, जेड होगा। और हम ए को जेड से ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि -1 भी होगा। तो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा लॉजिक, -1 वाला, -1 वाला. क्योंकि बाकी सब में तुम देखोगे -1 ही आएगा। तो देखो यहाँ भी क्या है, -1 -1 -1 -1 -1। यानी क्या रूल मिला हमें, -1 जो भी आपको कोट करना है क्या करो, उसके पहले वाला लेटर लिख दो। तो ये क्या है, कोडिंग की बड़ी मतलब एक तरीके से स्मार्ट है, सिंपल भी है और उसे समझना भी बहुत मुश्किल है। कोई पार्टनर की जगह OZQSMDQ लिखा देखेगा तो उसे नहीं समझ में आएगा ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कोई भी जैसे मैसेज को कोड करना हो तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हमने जो एक्चुअल हमारा वर्ड है उसको नहीं लिखा, उसकी जगह क्या करा, उससे एक एक पहले वाला लेटर लिख दिया है। तो सेगमेंट में हम फिर सेगमेंट में कैसे लिखेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, SEGMENT। एस से के पहले क्या हो जाएगा, आर। आर। तो आर देखो 3 में है, ऑप्शन ए तो गया, चलो। ई से पहले डी। डी, यहाँ भी डी भी है देखो। और जी एफ। से पहले क्या आएगा, एफ। एफ। एम से पहले एल। देन ई से पहले डी, एन से पहले एम और टी से पहले एस। तो हमारा फाइनल कोड क्या आ गया, RDFLTMS। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी। ऑप्शन RDFL बी। ऑप्शन। ऑप्शन बी। दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर। तो मेन चीज सब लोगों से मैं यही कह रहा हूँ, बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन करा के तुम्हें समझा के निकल जाना होता है वो बहुत इजी है, लेकिन ये जो डेवलप करनी होती थिंकिंग की, अच्छा कैसे करना है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना एग्जाम में टाइम वेस्ट होता रहता है कि हम अच्छा किस तरीके से करके देखें, किस तरीके से करके देखें। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज डेवलप करनी है कि अच्छा डायरेक्ट कोडिंग का होता है, नहीं ये वो नहीं है, पोजीशन में नंबर्स आते हैं ये भी नहीं है। तो फिर तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि लेटर को आपस में रिलेट करके हम आंसर दे सकते हैं।
तो लेटर को जब रिलेट करेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स क्या होने चाहिए आपस में सेम, तभी हम कर सकते हैं। चलो इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन बताओ। कोड किया है रिजेक्शन। रिजेक्शन इज कोडेड एज SGMIHZPWW, इस तरीके से कोड किया है। तो पूछ रहे हैं मैकेनिक, MECHANIC, मैकेनिक को कैसे कोड करेंगे? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, तुम इतने ट्राई करो। ऑप्शन इज NGFL FTPK FTPK। ऑप्शन बी इज NGPL FTPK NGFK FTPK। ऑप्शन डी इज NGPTPKIL। ये है 4 ऑप्शन। क्या हो सर वो सकता जो है आपने इसमें? रिजेक्शन का कोड बोला है, एक बार आप रिपीट कर दीजिए प्लीज। SGMIHZPWW। ये एच है बीच में, अगर सही से समझ में नहीं आ रहा। क्या आया देखो, एक पैटर्न सा बन रहा होगा, इस पैटर्न को कैच करना है आपको कि किस तरीके से कोड कर रहे हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने एनालॉजी के चैप्टर पढ़ा है उसमें भी यूज होता है। वहां क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे देते कि रिजेक्शन इज टू, ये कोड लिख दिया उसके आगे SGMIHZPWW। then in the same way mechanic is related to what। तो यही लॉजिक के बेस पे क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन किसका बन जाता है, एनालॉजी का। तो वही कॉन्सेप्ट कोडिंग डिकोडिंग में, वही एनालॉजी में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनके रिलेशन क्या है लेटर्स के बीच में। सर सीरीज बन रही है शायद से 1+1+2+3 की। हाँ सर, सीरीज वाला। वेरी गुड। कौन सा आंसर आ रहा है फिर उस हिसाब से? देखो हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो ऑप्शन में है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये काउंट करने से हमें इतना लग जाता है कि अच्छा इन जितने लेटर कोड करने से पहले उतने लेटर कोड करने के बाद है, यानी उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। क्योंकि हम यहाँ मैकेनिक में देखें तो मैकेनिक में जैसे एम आ रहा है, एम हमें ऊपर नहीं गिवन है, तो हमें ये पता चल गया अच्छा डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर ई था,
यहाँ अगेन ये है, लेकिन इस बार लेटर देखो, यहाँ पर जी है और यहाँ पर आई है, तो ये हमें दूसरा हिंट मिला कि ये डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं है। तो फिर ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा। सर ऑप्शन ए। ये लिख लेते हैं अभी, हम इस तरीके से लिख लेने तो जरा जल्दी हमारा हैंड चलने लगता है। रिजेक्शन हमने लिखा और यहाँ पर है एस जी एम आई एच जेड पी डब्ल्यू डब्ल्यू, 2 बार डब्ल्यू है नीचे। सेम लॉजिक यूज करना है और हमें बताना है कि मैकेनिक को क्या लिखेंगे। बिल्कुल सेम लॉजिक यूज करना है, लॉजिक चेंज नहीं। तो पहले लॉजिक को कैच करते हैं कि क्या हमारा कोडिंग करने के पीछे क्या लॉजिक है। तो आर और एस में क्या रिलेशन है? +1। +1। ई और जी में? +2। ई के बाद देखो एफ और जी, +2 यानी। जे और एम? जे के +3। बाद ए एल एम, 3। यहाँ देखो एक पैटर्न सा दिख रहा है हमें, 1 2 3। हाँ सर। तो क्या ये अगला 4 है? हाँ। तो फिर ये चेक कर लो, यानी ये क्या है, सीरीज। हमें लॉजिक समझ में सीरीज। आ गया कि क्या किया है। हर लेटर के बाद अगले लेटर पे जब आती है तो +1 करके ऐड कर रहे हैं। तो यानी जो आंसर होगा वो किस फॉर्म में होगा? एम में 1 ऐड होगा, ई में 2 2। होगा, सी 3। में 3 होगा, एच में 4 4। होगा, ए में 5, 6 7 8। 6 7 8। अब एम में +1, n। एन। तो यहाँ देखो चारों ऑप्शन में एन है, तो हमें कोई हेल्प नहीं मिली इससे। नेक्स्ट में देखो जी भी दिख रहा है, तो उससे भी कोई हेल्प नहीं होगी। यानी थर्ड लेटर पे अलग है, तो थर्ड में f। हम देख सकते हैं C+3। C+3 का देखो मतलब ये है कि डी ई एफ। तो C+3 का मतलब है सी के बाद थर्ड लेटर, ये नहीं ये नहीं, ये वाला एफ। तो एन जी एफ, तो ये ऑप्शन तो गया एक, और ये भी गया है, 2 ऑप्शन चले गए हमारे। देन H+4। H+4 का मतलब है आई जे के को निकाल के l। इसका अगला जाएगा एल। तो ये भी चला गया, यहाँ पे देखो एल है। तो हमें ऑप्शन यहाँ ए। तक तो कोड सही मिल गया, तो ऑप्शन ए इज आंसर। तो वहाँ एग्जाम में पूरा यस। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम है तो चेक करने के लिए कर सकते हो कि सही लॉजिक लगा है या नहीं, वरना फिर आप इतने पे आंसर दे सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन करो ऑप्शन को हमेशा अपने माइंड में रखो कि किस तरीके का ऑप्शन है। कभी कभी पहले लेटर पे भी आंसर आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऑप्शन से बहुत टाइम बच जाता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो ये टाइप 3 भी समझ में आ गई किस तरीके की है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं चलो। पिक्चर is coded as Q H D S V Q F. Then how browser is coded as? Option A is C Q V V T D S. Option B is C
Q P V T D S. Option C is C Q P U T D S, and option D is C Q V P P D S. क्या आंसर होगा इसमें, ये बताना है। सर ये सीरीज वाला ही लग रहा है, लेकिन प्लस अभी वन ऑप्शन माइनस अभी वन। अभी ऑप्शन बताओ। ओके सर, ओके। किसी को किसी भी स्टेप पे अगर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन करने के साथ साथ लॉजिक पे बहुत ध्यान देते हुए चलो। अभी जितना अच्छे से लॉजिक पे वर्क कर लोगे, क्वेश्चन तो फिर आराम से करते चले जाओगे। लॉजिक डेवलप करना मेन चीज है, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना कि किस तरीके से हो सकते हैं। खाली कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, अच्छा ये ऐसे ऐसे होता चला जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं। तो अभी जैसे आप तीसरी टाइप पढ़ रहे हो, तो अभी तक आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि पहली दो टाइप का क्वेश्चन तो ये नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, और पोजीशन में जो सम प्लस माइनस किया था उस टाइप का भी कुछ नहीं है। यहाँ पर 7 लेटर। सर मैं अपना आंसर बोल दूं, आप टिक कर लेना जो भी ऑप्शन है। ये ठीक से मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है देखने में। बोलो। C Q P हम्म, V T D S। ऑप्शन बी। हाँ सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके गुड। और किसी का आंसर? नजीर, शुएब, डेरिक, अरीबा। आसिफ ने ज्वाइन नहीं किया ना अभी? चलो नो सर। ठीक है, ऑप्शन बी। बी, ओके। डेरिक, शुएब, अरीबा, देखो हम हाँ आइडेंटिफाई सर, अभी करेंगे। बता रहे हैं। ओके गुड। चलो तो हम यहाँ देखते हैं 7 लेटर्स, यहाँ भी क्या है 7 लेटर्स, लेकिन ब्राउजर में ऐसे लेटर्स हैं जो पिक्चर में नहीं थे, यानी ये डायरेक्ट कोडिंग का तो नहीं है। तो पहला हिंट मिला। दूसरा कि 7 लेटर है और कोड होने के बाद भी 7 है। ऑप्शन को भी हम जल्दी से चेक कर लेते हैं, 3 4 7, और ऑप्शन में भी जो दे रखे हैं वो भी 7 लेटर है, यानी 7 7 के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है। तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, फॉरन पिक्चर, और इसके आगे लिखा Q H D S V Q F। सेम लॉजिक यूज करके हमें बताना है किसके लिए, ब्राउजर के लिए क्या आएगा। BROWSER। तो P और Q में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन का मतलब हमारा बेसिस क्या है, जैसे ABCD में लिखे होते हैं ना, तो उसमें क्या +1। आता है, P के बाद Q आता है, +1। H और I, मतलब I और H, I पहले है माइनस और वन। H बाद है, माइनस वन। CD +1, +1 TS -1। -1, तो UV +1, RQ -1, देन EF +1। तो हमें समझ में आ गया कि रूल क्या है, कोडिंग का रूल है। देखो एक स्टैंडर्ड रूल होगा कि हमें क्या करना है, पहले लेटर में तो +1 कर देना, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट की जो अगर सीरीज बनाए तो उससे अगला लेटर लिखना है, लेकिन सेकंड वाले पे क्या करो, उससे पिछला लिखो। तो एक बार अगला लेटर, एक बार पिछला लेटर, यानी एक बार +1 एक बार -1।
तो ये हमारा कोडिंग का रूल था इस क्वेश्चन में। तो +1 -1 +1 -1 इस तरीके से लिखना है। तो +1 सर -1 का सेकंड। मतलब है सेकेंड। यस, चलो गुड। तो B +1 C, तो C तो सब में है, कोई फायदा नहीं। R -1 Q, Q भी सब में है, कोई फायदा नहीं। O +1 OP, तो देखो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, अभी और आगे जाना पड़ेगा। W -1, W से पहला V, V, तो देखो यहीं पर डिसाइड हो गया हमारा, ये ऑप्शन भी चला गया। तो दिस इज आवर आंसर। तो एग्जाम में जहां पर आपको आंसर मिले वहीं फिर ऑप्शन टिक कर दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर टाइम है, चेक करना चाहते हो तो चेक करने के लिए पूरा सॉल्व कर सकते हैं हम, वरना हमें आंसर के लिए इतना काफी है, यही हमें आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर हो गए 3 टाइप्स हमारे। अब आते हैं 4th टाइप पर। देखो कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ जाते हैं इससे क्वेश्चन 2-3। तो टाइप 4 इज, अब थोड़ा ध्यान देना कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। टाइप 4 में हमने क्या किया है, हमने कोड किया है FLAIRE, फ्लेयर। इसको कोड किया है इस तरीके से ALFERI। देन हाउ लीडर LEADER, लीडर कैसे कोड होगा। क्या होगा इसमें। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ देखो सर बी। बी, ओके गुड। तो देखो मुझे मतलब बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी और आप लोग आंसर कर रहे हो। तो यही है, बस एक बार डेवलप हो जाती है ना थिंकिंग, तो फिर खुद ही क्वेश्चन होते चले जाते हैं। रीजनिंग तो बहुत इजी सेक्शन होता है। देखो इसमें क्या करा, अभी टाइप 1 से चलते हैं। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग का हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखो लीडर में LEADER आ रहा है, L तो है ऊपर, D मान लो D नहीं है इसमें कहीं भी, तो यानी डायरेक्ट कोडिंग का नहीं हो सकता। टाइप 2 का तो है ही नहीं, इनकी पोजीशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऐसा कुछ नहीं है। टाइप 3 क्या था कि हम लेटर्स, देखो अब पिछले और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जरा इसको समझो। अब देखो पिछले में जब हमने कोड किया था, ध्यान से देखना कि P को जब कोड कर रहे हैं, PICTURE को, तो ये क्या बन गए QHDSVQF, यानी लेटर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। भाई यहाँ P नहीं है कोड होने के बाद, I नहीं है कोड होने के बाद, यानी लेटर चेंज हो गए। इस बार देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखोगे कि पहले क्या था, FLAIRE थे, कोड होने के बाद भी देखो यह FLAIRE, यानी लेटर्स तो सेम है, लेकिन उनकी क्या चेंज हुई है,
पोजीशन। यानी टाइप 4 जिसको हम कह रहे हैं उसमें हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, लेटर सेम रहते हैं, सिर्फ उनकी क्या चेंज होती है, पोजीशन। यानी ये क्वेश्चन होता है किसका, हम इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। सिर्फ लेटर्स को चेंज नहीं करते, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर देते, रीअरेंज कर देते हैं। तो एक बार जैसी क्वेश्चन पे नजर पड़े तो पहले देखो अच्छा सेम लेटर्स है, कोई पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही, बस। तो यानी हमें हमें रूल फाइंड करना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग उनको रीअरेंज किया गया है, बस। तो क्या रूल लगा है इस पे, देखो FLAIRE, ये था। ए आ गया यहाँ पर ALF, यानी F इस तरीके से मूव किया, ए इधर मूव सर किया, क्रॉस। एल अपनी जगह पर। हाँ, हम कहेंगे इसको समझने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेटर को ट्रिपलेट बना रहे हैं, 3-3 लेटर एक साथ ले रहे हैं और उनको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अगले जो 3 लेटर हैं उसमें आई इधर चला जाएगा, ई इधर आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर विल बिकम, ओ सॉरी आंसर नहीं, ये तो क्वेश्चन का लॉजिक था कि किस तरीके से आया। अब सेम लॉजिक हमें लगाना है किसमें, लीडर में, LEADER। यानी हम ट्रिपलेट में ब्रेक करेंगे, 3-3 लेंगे एक साथ और उनको आपस में चेंज कर देंगे। तो एल आ जाएगा इधर, ई आ जाएगा इधर, ए बीच में ऐसे रहेगा। सर उधर LEA लिखिए, आपने AE लिख दिया। सर सॉरी हाँ सॉरी कोई बात नहीं, चलो हो जाती है, टीचर से भी गलती होनी चाहिए। तो LEADER, तो ए पहले आएगा, ई ऐसी रहेगा सेकंड प्लेस पर एंड एल इज हियर, AEL। तो देखो AEL के बेस पे ही हम आंसर दे सकते थे, ये होगा, लेकिन कंप्लीट करना चाहे तो ऐसे हो जाएगा, R E ऐसी रहेगा और D इधर, AELRED। यस, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। तो कभी कभी क्या करते हैं, कोडिंग करने में क्या रूल लगाया कि लेटर्स को ट्रिपलेट बना के अरेंज कर दिया। अब इसी पर 2 टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फ्लेयर था FLAIRE, इसको कोड किया है इस तरीके से, LFIAER। तो लीडर को कैसे कोड करेंगे। और एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फ्लेयर को कोड किया है इस तरीके से ERIALF। तो लीडर को कैसे कोड करेंगे। ये 2 क्वेश्चन बताओ क्या आंसर होगा इसमें। ELDARE। क्वेश्चन 1 में बता रहा हूँ क्या होगा, E क्वेश्चन 1 में L सर ELDARE। ARE। ओके चलो और लोगों को भी करने दो, तू भी कर लिया। सर सेकंड का नो सर, RED
RED AEL। AEL। गुड। चलो नजीर और डेरिक ने जो बताए सही है क्वेश्चन, ये कुछ और आ रहा है जी किसी सर, का मेरा आंसर? भी यही आ रहा है। आ रहा है, गुड। शुएब, अरीबा, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा? तीनों ऑप्शन सर बता रहे हैं। ओके, गुड। चौथा ऑप्शन बता दिया अरीबा ने। तो देखो इसमें हमें लॉजिक कैच करते चलो, क्या ये डायरेक्ट कोडिंग है? नहीं। क्या ये पोजीशन के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं। क्या ये लेटर टू लेटर कोडिंग है कि उसमें कुछ प्लस माइनस वन ऐसी कुछ सीरीज है? वो भी नहीं है। प्लस माइनस वन वाली सीरीज जब लेटर टू लेटर कोड होता है तो उसमें लेटर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सबके सब वही आ जाए फिर से। अगर सेम लेटर है कोड होने से पहले और कोड होने के बाद भी सेम लेटर है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है, तो वो क्वेश्चन होता है रीअरेंजमेंट का। तो हमें ये लॉजिक नहीं सोचना कि एफ और एल में हम प्लस वन माइनस वन बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। सेम लेटर है कोड होने से पहले, सेम लेटर है कोड होने के बाद, पोजीशन अलग है। तो सारा फोकस, सारा माइंड किस में लगाना है कि किस तरीके से रूल बनाए कि उनको पोजीशन चेंज की है। तो इसमें देखो क्या आया फिर, एफ और एल, और यहाँ पर हमें दिख रहा है एल और एफ। यहीं से हमें हिंट मिल रहा है कि हमने क्या करा, इस बार पेयर बनाए हैं। पिछले क्वेश्चन में ट्रिपलेट थे, इस बार क्या है? पेयर्स है। पेयर बना के उनकी पोजीशन चेंज कर दी। पेयर मतलब टू लेटर एक साथ लिए और उनकी पोजीशन चेंज। तो यही लॉजिक लगेगा किसमें, जब हम लीडर लिखेंगे दो 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 और इनकी पोजीशन कर दो चेंज। ई पहले पहुंचा दो, एल को बाद में, डी को इधर, ए को इधर, ई इधर, आर इधर। तो आंसर विल बी ELDAR। यस, सही है। नजीर का आंसर सही है भी बिल्कुल, ELDAR। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। इस बार भी वही लेटर्स हैं, लेकिन इस बार क्या लॉजिक लग रहा है, देखो एफ इधर था फर्स्ट की जगह पर, एफ हो गया लास्ट। एल सेकंड था और इट बिकम सेकंड लास्ट। ये थर्ड था, इट बिकम थर्ड लास्ट, और जो लास्ट में था वो बन गया फर्स्ट। यानी हमने कंप्लीट क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। यानी फ्लेयर ऐसे लिखा था, तो हमने कोडिंग का रूल क्या बनाया कि रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। तो लीडर को जब हम लिखेंगे, तो जब रिवर्स से लिखना शुरू करेंगे तो पहले होगा आर, फिर होगा ई, फिर होगा डी, फिर होगा ए, फिर ई और एल लास्ट। यस, तो सही है, डेरिक का आंसर है बिल्कुल सही है। तो कोड होने के बाद लीडर बन जाएगा दिस, REDAEL। तो चारों टाइप क्लियर हो गए। टाइप 1 2 3 4 डायरेक्ट कोडिंग, उनकी पोजीशन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में कोई रिलेशन। थर्ड टाइप लेटर टू लेटर कोडिंग, जिसमें प्लस माइनस 1 2 3 4 कुछ भी हो करके कर सकते हैं। एंड टाइप 4 इज सिंपल रीअरेंजमेंट, उनकी पोजीशन को चेंज करना है लेटर्स को बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ तक क्लियर? यस सर। गुड। तो चार आपको क्लियर हो गए टाइप के। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज बहुत इजी कोड है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो सीधे 1 नंबर आपको मिलने हैं, गलत होने का तो चांस ही नहीं होता इसमें। टाइप 5 इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं मैं सीधे। उसमें इस तरीके से दिया होता है, आपने क्वेश्चन देखे भी होंगे ऐसे एग्जाम में
कि इफ ब्राउन इज कॉल्ड ब्लू, brown is called blue, blue is called black, black is called white, white is called purple, purple is called green। तो ये ऐसे एक सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बनाते चले जाते हैं। ग्रीन इज कॉल्ड ब्राउन। ठीक है, अब क्वेश्चन सिंपल ये पूछा होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। क्वेश्चन सिंपल सा है बिल्कुल। अब ऑप्शन आप क्या चूज करोगे इसमें, पर्पल, ग्रीन, ब्लैक या ब्राउन। क्या होना चाहिए आंसर, बताओ भाई इसमें। कलर ब्लू ऑफ ब्लैक। ब्लैक। ब्लू, ब्लू और ब्लैक दो आंसर कैसे हो जाएंगे भाई। अरीबा ने बताया ब्लैक, चलो क्या आंसर हो सकता है ये ब्राउन। बता। सही ब्राउन। ब्राउन, ओके। डेरिक लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है आंसर। सर शायद पर्पल। नहीं सर, पर्पल पर्पल। पर्पल, अरीबा ने चेंज कर लिया, पर्पल पे आ गए। चलो तो देखो, इसका कलर ऑफ मिल्क तो होता है वाइट, ये तो सब एग्री करोगे वाइट होता है, लेकिन वाइट इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो वाइट तो आंसर नहीं होगा। अब वाइट को हम देखो क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल इसके दो स्टेप होते, दो ही स्टेप से ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। कभी भी सीरीज से कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप 1 में क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको हम रियल वर्ल्ड में क्या कहते हैं। तो मिल्क, कलर ऑफ मिल्क को हम रियल वर्ल्ड में कहते हैं कि भाई व्हाइट होता है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या है, सिर्फ एक कोड आपको देखना है कि व्हाइट को क्या कहा गया है। व्हाइट इज कॉल्ड पर्पल, तो हमारा आंसर सीधे ये हो जाता है। सिर्फ एक कोड चेक करना है, पूरी सीरीज से आपको मतलब ही नहीं कि क्या लिखा है। व्हाइट इज कॉल्ड पर्पल, तो हमारा आंसर सीधे क्या हो जाएगा, पर्पल। पूरी सीरीज की और किसी चीज से मतलब ही नहीं कि ये क्या लिखा है। सिर्फ स्टेप 1 में देखो कि रियल वर्ल्ड में क्या कहते हैं, कलर ऑफ मिल्क होता है व्हाइट, व्हाइट को क्या कोड किया है, पर्पल, बस यही आंसर। सिंपल, एक नंबर ये स्कोरिंग है अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। दो स्टेप से ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं तुम्हें। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसे रियल वर्ल्ड में क्या कहते हैं और उसको क्या कोड किया गया, बस दैट्स इट, बस इतना ही है, यही आंसर है। इस सीरीज को आपस में हम कंटिन्यू नहीं करते कि भाई ब्लैक को व्हाइट कहा है, व्हाइट को पर्पल कहा है, ऐसा कुछ नहीं। पर्पल को ग्रीन कहा है, कुछ नहीं, ये सब नहीं, सिर्फ एक कोड बस। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन इस टाइप का अगर आया तो। हाँ सर। यस सर। यस सिंपल सर। स्कोरिंग, सीधे एक स्टेप में आंसर। देखो ये होता क्यों है कि हम यहाँ जो कोट कर रहे हैं, थोड़ा अगर समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो कलर्स लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो कलर्स लिखे हुए हैं, ये कलर्स कौन से हैं जो हम रियल वर्ल्ड में जिन कलर्स की बात करते हैं।
ये जो कोड होके आ रहे हैं ये एक्चुअल में कलर नहीं है, ये क्या है, कोड है एक। तो कोड में पर्पल का मतलब पर्पल कलर नहीं होता है, कोड में पर्पल का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम किसी इंसान का नाम भी पर्पल कोड में कह सकते हैं, किसी चीज को भी कोड का नाम पर्पल दे सकते हैं, किसी जगह का कोड कर सकते हैं पर्पल। तो इसलिए ये सीरीज आगे कंटिन्यू नहीं होती। अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि व्हाइट को पर्पल कह रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में लिखा है कि पर्पल इज कॉल्ड ग्रीन, तो क्या व्हाइट ग्रीन को हम इक्वेट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि ये जो पर्पल है और लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्पल लिखा है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए ये सीरीज जो होती है कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती। वो देखने में तुम्हें लगता है कि ब्राउन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ब्लैक, लेकिन ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे एक्चुअल कलर्स हैं जिनको हम ब्राउन, अगर मैं ब्राउन कलर कहूँ तो आपकी समझ में आएगा कि किस ब्राउन की बात हो रही। लेकिन कोड में अगर मैं किसी को ब्राउन कह रहा हूँ तो वो कलर की बात नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये सीरीज लिखी ऐसे जाती है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। इसलिए हम न इस सीरीज से पहले के कोड को देखते हैं, न सीरीज के बाद के कोड को देखते हैं। हम सीधे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, कलर ऑफ मिल्क व्हाइट, तो हमने सीधे देखा व्हाइट कलर को क्या कोड किया है, पर्पल, बस यही हमारा आंसर। ना उस सीरीज से पहले वाले से कोई मतलब, ना सीरीज के बाद वाले से कोई मतलब। समझिए जैसे एप्पल की बात हो रही है, तो रियल वर्ल्ड में अगर हम कहें एप्पल तो वो हमारा एप्पल ही फ्रूट है, लेकिन हमने कंपनी का नाम एप्पल रख दिया, कोडिंग लैंग्वेज में एप्पल कोई वेरिएबल लेके यूज कर लिया, तो वो फिर अलग एप्पल की बातें हो रही। रियल वर्ल्ड में हमारा एप्पल से मतलब फ्रूट ही होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम एक ही स्टेप में आंसर दे देते हैं, यानी एक ही कोड से। और आंसर क्वेश्चन कैसे करना है ये तो आपकी समझ में आई है। पहले स्टेप क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट स्टेप बस उसका कोड और कुछ नहीं। एक और एग्जांपल इसका कर लेते हैं कि ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, soap is called ink, ink is called honey, honey is called orange. Then which of the following will be used for washing clothes? Washing clothes के लिए क्या यूज होगा? आंसर इज ऑरेंज, सोप, बटर, इंक। क्या होगा आंसर इसमें? सर ऑप्शन डी, इंक। ऑप्शन डी। यही आएगा। अरे जल्दी बताओ लोग भाई, अब तो सिंपल तुमने बता दिया, दो स्टेप है। जी सर यही आएगा। वॉशिंग क्लोथ के लिए क्या यूज होता है? सोप, रियल वर्ल्ड में। ये हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिर्फ एक कोड चेक करना है बस, और कुछ नहीं, कि सोप को हम क्या कह रहे हैं? इंक। बस 2 स्टेप और सीधे आंसर। इंक इज अवर आंसर। क्लियर ये चीज यहाँ तक? तो ये तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल तो यही है। तो दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन कोडिंग। तो ये हमारा टाइप 5 था, सब्सटीट्यूशन कोडिंग। तो ये तो सीधे स्कोरिंग अगर आ जाता है तो सिंपल सिंपल। चलो आते हैं टाइप 6 पर। टाइप 6 देखो इस तरीके का होता है कि तुम्हें 3 इस तरीके का लेटर लिखे होते हैं, मान लो हा, सा, का।
हा सा का मतलब है यू आर रीडिंग। ना सा पा, ना सा पा का मतलब है दे आर वॉकिंग। एंड लास्ट इज का मा पा, इसका मतलब है रीडिंग एंड वॉकिंग। इस तरीके से तुम्हें सेंटेंसेस दिए होंगे। अब इसके बाद पूछा होगा विच वर्ड या कोड इज यूज्ड फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? ऑप्शन ए इज का, ऑप्शन बी इज हा, ऑप्शन सी इज मा, ऑप्शन डी इज ना। ये अब अगली टाइप है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। ऑप्शन ए। ए सर, ए ऑप्शन ए। अरे वाह, ऑप्शन बी सर। बी या डी? बी, हाँ। बी। चलो सर ऑप्शन वेरी ए। करीब, नजीर, रहनुमा सबने ए बताया, सलमान ने बी बताया है। शुएब तुम भी कर रहा हो? शुएब चैट से बताते हैं। चैट यार मैं देख नहीं पाता, इसमें प्रॉब्लम ये है। चलो विच वर्ड इज यूज्ड फॉर रीडिंग। अब देखो इसमें क्या करना है टाइप 6 में। हमें देखो क्या देखना है, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीडिंग। रीडिंग किस स्टेटमेंट में है? स्टेटमेंट 1 में भी है रीडिंग और स्टेटमेंट 3 में भी है। यहाँ भी है देखो रीडिंग और 1 में भी है रीडिंग। दो जगह रीडिंग आया है, तो जो रीडिंग का कोड होगा वो भी क्या होगा, रिपीट हुआ होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो देखो रीडिंग के अलावा तो और कुछ रिपीट नहीं हो रहा 1 और 3 में। 1 और 3 में रीडिंग के अलावा और कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा। यू आर रीडिंग और इधर है रीडिंग एंड वॉकिंग। तो स्टेटमेंट 1 और 3 में रीडिंग के अलावा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो यानी इन दोनों में एक कोड भी होगा जो रिपीट हो रहा होगा। तो देखो हा सा का मा पा, तो ये का ही वर्ड है जो यहां भी आ रहा है स्टेटमेंट 1 में भी और स्टेटमेंट 3 में भी। यानी रीडिंग के लिए कौन सा वर्ड है, का। दिस इज अवर आंसर। सिंपल है, देखो 3 वर्ड है और 3 वर्ड के कोड्स हैं, तो ये सिंपल ऐसे कोड भी हो सकते हैं, हा सा का, कुछ अजीब से भी हो सकते हैं, नंबर्स भी यूज हो सकते हैं इसकी जगह, डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, कोई सिंबल भी बना हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें, देखो दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। पहला, हम कभी भी इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। यहाँ बाई चांस ऐसा हो रहा है कि देखो का लास्ट में आ रहा है, यहाँ रीडिंग भी लास्ट में है, यहाँ का पहले है, रीडिंग भी फर्स्ट में है। लेकिन नॉर्मली ऑर्डर क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ऑर्डर कभी भी हम पहले से ये मान के नहीं चलेंगे कि हा यहाँ फर्स्ट प्लेस पे लिखा है तो हा का मतलब होगा यू, सा सेकंड प्लेस पे लिखा है तो इसका मतलब होगा आर, और का लास्ट में लिखा है तो इसका मतलब होगा रीडिंग। ये ऑर्डर हमें नहीं लेना है, ऑर्डर नहीं लेना है।
बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी भी ऑर्डर वाइज नहीं लेके चलते। ये अगर ऑर्डर होगा तो फिर क्वेश्चन को कोई सेंस ही नहीं है। वो तो रीडिंग जहां भी लिखा वो लेटर उठा लो तुम। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें कि हर एक वर्ड का क्या होगा, एक अपना यूनिक कोड होगा। एवरी वर्ड हैज अ यूनिक कोड। यूनिक कोड मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में रीडिंग का मतलब का है, तो अब जितनी भी जगह रीडिंग आएगा तो वहां का रिपीट होगा, क्योंकि रीडिंग का एक कोड बन गया का। तो जितनी भी जगह हम रीडिंग लिखेंगे उसका कोड का क्या होगा, उसके साथ रिपीट होगा। लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस लाइन के लिए का जरूर होगा वर्ड वो। और थर्ड, इसमें ग्रामर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ग्रामर वाइज कभी भी स्टेटमेंट को सही करने की कोशिश मत करना। दे आर वॉकिंग लिखा है, दे इज वॉकिंग भी होता तब भी वो सही था, क्योंकि हमें लॉजिक चेक करना है, इसमें इंग्लिश ग्रामर का कोई रोल नहीं है। तो ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करोगे। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक वर्ड का अपना कोड है, दूसरा पॉइंट, और ग्रामर का कोई रोल नहीं है। तीनों पॉइंट क्लियर है ये? यूनिक कोड को confusion? सर थोड़ा और डिटेल कर दो। यूनिक मतलब कि हर वर्ड का अपना एक कोड होगा, यूनिक मतलब उसी से रिलेटेड है। अगर का मतलब रीडिंग है किसी भी स्टेटमेंट में, तो चाहे फिर का स्टेटमेंट 2 में आए, स्टेटमेंट 3 में आए, स्टेटमेंट 4 में भी आए, कहीं भी का कोड आ रहा है, इसका मतलब उधर रीडिंग होगा कहीं ना कहीं जरूर। का मतलब हमेशा रीडिंग होगा। का मतलब ये नहीं कि स्टेटमेंट 1 में तो यू हो गया, स्टेटमेंट 2 में आर हो गया और स्टेटमेंट 3 में रीडिंग हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो जिस वर्ड का कोड है वो हर जगह सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा कभी। क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं। एक और करके देखते हैं, ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मान लो जा ना डा। जा ना डा का मतलब है वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू वॉन्ट। तो हमें कोई ग्रामर नहीं चेक करनी कि हमें क्वेश्चन मार्क है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लॉजिक पे वर्क कर रहे हैं। ना पा का मतलब है दे वांट फूड। देन का हो नी का मतलब है फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। तो पूछ रहा है व्हाट डज ना मीन, व्हाट डज ना मीन्स। ना का क्या मतलब है? ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी इज यू, ऑप्शन सी इज दे, ऑप्शन डी इज वांट। ऑप्शन डी, डी। वांट। ऑप्शन डी। डी। चलो और लोग बताओ। सर ऑप्शन बी, यू। बी, ओके। और देखते हैं, बी और डी भाई, दो अभी तक आंसर आए। क्या हो सकता है?
बी या डी, दो ऑप्शन है, इसके अलावा क्या आंसर आ रहा है? देखो हम किस तरीके से करेंगे, ना कहां पर है, किस स्टेटमेंट में है ना, पहले तो ये स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, ये है देखो ना, और ये है ना, स्टेटमेंट 1 में और स्टेटमेंट 2। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या रहा है, व्हाट यू वांट और दे वांट फूड, तो यही ऑप्शन में थे, चलो ठीक है। अब देखो अगर ना रिपीट हो रहा है तो यहाँ कोई ना कोई वर्ड भी जरूर रिपीट हो रहा होगा। यस कौन सर। सा रिपीट हो रहा है? वांट। वांट। और कुछ रिपीटिशन है 1 और 2 में? इसके अलावा तो और नो कुछ सर। रिपीट नहीं होता। इसके अलावा रिपीट नहीं हो रहा, तब तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि ना जो कोड है वो किसको रेफर कर रहा है, वांट को। भाई ना रिपीट हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, वांट, और तो कुछ नहीं हो रहा। यस सर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। यानी तो क्या दे रखा है, यानी कि ना इज रिप्रेजेंटिंग वांट, ऑप्शन डी, दिस इज आवर आंसर। सिंपल है ये तो, कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ अगर हो रहा है तो नो जल्दी सर। से पूछ लो। इसमें सर एक और क्वेश्चन बन सकता था ना, फूड वाला, क्योंकि दो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड में फूड रिपीटेशन है। यस, लो अभी वैसा भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो देखो सिंपल था कि तुमने कोड देखा और सीधा बता दिया ये रिपीट हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के भी हो सकते हैं। देखो 786, इस बार डिजिट यूज किया हमने। 786 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टडी वेरी हार्ड। 958 रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्क पेज। और लास्ट है 645 कर रहा है स्टडी एंड वर्क। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वेरी, वेरी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है? ऑप्शन ए इज 8, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 7, ऑप्शन डी इज can't be determined, can't be determined। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। ए और सी में चलो वोटिंग हो रही गई, या तो ए या सी। बी तो नहीं आ रहा किसी का, या डी, डी वाला है कोई भी? कांट बी डिटरमाइंड, कोई एक ये भी कह सकता है कि कांट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है, हम नहीं निकाल सकते कोड। नहीं आ रहा, ए और सी में सही है। चलो अब देखो लॉजिक लगाते हैं, किसका पूछा है कोड हमसे, वेरी। वेरी कहां पर आ रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट और 1। किसी स्टेटमेंट में? नो सर। नो सर। नो। तो देखो पहली चीज हमें ये पता चल गई, देखो पिछले क्वेश्चन से अब ये अलग हो गया। पिछले क्वेश्चन में सर रिपीट हो रहा था तो सर एट सीधे नहीं है। आंसर कर सकते। एट नहीं है चलो कोई नहीं, अभी तो ट्राई कर रहे हैं, तो पहली क्लास है। जब बाद में, हाँ जब टेस्ट सीरीज और जब हम करेंगे तब गलत बताए तब लगेगी क्लास सबकी।
अभी तो कर सकते हो गलती। तो देखो वेरी, 3 हमारे पास नंबर्स हैं, 7, 8 और 6। इन्हीं में से कुछ हो सकता है, उसके अलावा तो कोई नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही? पहले तो यही बताओ, वेरी जिस स्टेटमेंट में आ यस रहा सर। है उसके अलावा किसी और स्टेटमेंट में नहीं है, तो इस बार हमें अप्रोच चेंज करनी है। पिछली बार क्या हो रहा था, वो किसी और स्टेटमेंट में भी था, तो हम दोनों को कंबाइन करके आंसर दे देते थे। इस बार क्या करेंगे, हम दूसरी अप्रोच लेंगे। तो दूसरी अप्रोच क्या है कि वेरी इन्हीं 3 नंबर में से कोई ना कोई होगा, या तो 7 होगा या 8 होगा या 6 होगा, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। तो 7, 8, 6 के अलावा कोई नंबर होता तो हमसे क्रॉस कर देते, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो हमें इस चीज से तो कोई हेल्प नहीं मिली। तो अब हम क्या करेंगे, जब वेरी रिपीट नहीं हो रहा तो वेरी के साथ जो वर्ड आए वो रिपीट हो रहा होंगे जरूर। यस सर। तो इस स्टडी को देखते हैं पहले। स्टडी स्टेटमेंट 1 में भी है और किसमें है, स्टेटमेंट 3। 3 में। और एक ना एक कोड होगा जो 1 और 3 में रिपीट हो रहा यस होगा। सर। कौन 6। सा नंबर है, 6। यानी 6 का मतलब क्या है, स्टडी। तो 6 तो हमें पता चलिए किसको रेफर कर रहा है, स्टडी को। तो 6 तो आंसर नहीं हो सकता। अब यही लॉजिक हम किस में लगाएंगे, हार्ड के साथ। हार्ट के साथ। हार्ड स्टेटमेंट 1 में भी है और 2 में भी है। सेकंड में। और एक कोड रिपीट हो रहा होगा 1 और 2 में। 8। यानी 8 किसको रेफर कर रहा है, हार्ड को। हार्ड। तो ये ऑप्शन भी गया। अब सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, 7। 7। तो 7 किसको रेफर कर रहा है, वेरी। वेरी को। आवर आंसर इज दिस। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे ये आंसर 7। हाँ नजीर, 7 आ रहा है। यस सर। यस सर। तुम तो कह रहे मैंने ही थे यार बोला मुझे था सर। तुम तो कह रहे थे कि रीजनिंग मुझे नहीं आती, सबसे वीक पार्ट है मेरा रीजनिंग का। चौथे चैप्टर पे आ गया और अभी तक तो मुझे लगा नहीं भी। झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे? झूठी बोल रहा चलो होंगे अच्छा शायद। है। ठीक है, तो आंसर इज 7। तो देखो ये इस तरीके से हमें करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन हो जाए तो फिर आसान है आंसर करना। अगर कॉमन नहीं हो रहा तो फिर हमें क्या करना है, उसके अलावा बाकी जो वर्ड है उस पर फोकस करना है। तो फिर हम इसमें आंसर दे सकते हैं एलिमिनेट करके कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये बचा, तो यही आंसर होगा। क्लियर? तो ये हमारे टाइप्स हैं कोडिंग डिकोडिंग के। और एक लास्ट टाइप है, नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन खैर जो मैं अब कराने जा रहा हूँ आता नहीं है, लेकिन कर लो, थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें दे रखा है तुम्हें, अच्छा ये कितने टाइप 6 हो गया ना, एक टाइप 7 कर लेते हैं जल्दी से। टाइप 7 क्या है, स्पेशल केस। स्पेशल केस मतलब अभी तक जितने तुमने टॉपिक्स या तरीके पढ़े हैं उनमें से किसी से नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग है। अब जरा मुझे बताओ, कोई सोच के बता सकता है कैसे किया है? प्लेयर को कोट किया है हमने AELPRY, then how manager is coded, manager is coded in that language या in that code मतलब। तो ऑप्शन ए इज AAGEMNR, AAGEMNR। ऑप्शन बी इज AEAGENR,
GMNR. Option C is AAGEMNR, and option D is AAEGMNR. अब बताओ, ये स्पेशल केस है, लेकिन है किस टाइप में, किस टाइप का लग रहा है आपको, पहले ये बताओ देख के। सर इसमें वॉवेल को एक सेट किया जा रहा है, ऐसा है। ओके, कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट का सर रिवर्स हो रहा है। देखो इसमें डायरेक्ट कोडिंग तो है नहीं, टाइप 1 वाला तो ये है नहीं हमारा, टाइप 2 का भी नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड पोजीशन भी नहीं है, लेटर टू लेटर है लेकिन चेंज नहीं हुए लेटर, तो टाइप 3 भी नहीं है। टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 क्या था? रीअरेंजमेंट, यानी कि लेटर सेम है, बस उनकी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये कुछ मैच कर रहा है रीअरेंजमेंट से, कि भाई लेटर्स तो देखो वही है, पी है, इधर भी पी है, इधर एल है, इधर भी एल है, इधर ए है, इधर भी ए है, इधर वाई है, इधर भी वाई है, इधर ई है, इधर भी ई है, इधर आर है, इधर भी आर है। अगर इससे कभी समझ में ना आए ना, तो ऑप्शन से भी हेल्प लिया करो, कि ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या पूछा, मैनेजर, और उसके आंसर देखो, तो उसमें भी वही लेटर्स तुम्हें दिख रहा है, तो क्वेश्चन यानी ये रीअरेंजमेंट वाला टाइप का है। ठीक है, 5 6 तो अलग हो गया, सब्सटीट्यूशन और वो डिजिट लेटर वैसा नहीं है, लेकिन रूल क्या लगा है रीअरेंजमेंट के लिए, ये आइडेंटिफाई करना है तुम्हें। तो तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया, तो सारा दिमाग का फोकस बस एक चीज पे करना है कि रीअरेंज किया है हमने, लेकिन रूल क्या है रीअरेंज। अभी तक जो हमने पढ़े कि ट्रिपलेट बना के किया, पेयर बना के किया, रिवर्स ऑर्डर में किया, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको मैंने अलग टाइप में अलग से बता रहा हूँ कि एक स्पेशल केस है। कोई आइडेंटिफाई कर सकता है क्या रूल लगा है रीअरेंजमेंट का ये, लेकिन रूल एक स्पेशल रूल है। सर मिडिल अल्फाबेट्स को तो हमने फर्स्ट और लास्ट में कर दिया है, ए वाई को स्टार्टिंग में और लास्ट में कर दिया हमने। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधे एक सेंटेंस से आंसर है इसका, मतलब उसका एक नाम है रूल का, जिस रूल के अकॉर्डिंग हमने रीअरेंज किया। मतलब ऐसे बताना मुश्किल है ना कि मिडिल वालों को ऐसे किया, फर्स्ट को ऐसे किया, वैसा नहीं है, एक ही वर्ड से आंसर आ जाएगा। कि रीअरेंजमेंट का रूल क्या है, नॉर्मली हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है, कोई बात नहीं अगर नहीं बता पा रहे। दिस इज रूल इज कॉल्ड, हमने क्या किया है, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है बस। तो ये कभी कभी ट्रिकी फंसाने के लिए इस रूल को यूज कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट का एक स्पेशल केस है, इसलिए अलग से बता रहा हूं। सिंपल क्या किया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी प्लेयर में जो सबसे पहले लेटर आएगा अल्फाबेट सीरीज में, उसको पहले लिख दिया, उसके बाद वाला इस तरीके से। तो मैनेजर को कैसे लिखा जाएगा, मैनेजर में कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए, ऑप्शन सी होगा सर, ऑप्शन मे सी। बी। जी सर। देख लेते हैं। तो पहले क्या आएंगे, ए, लेटर ए के बाद ई। ई आएगा, देन जी। जी, देन एम। एम, एन आर। देन ऑप्शन एन डी सर। आर, ऑप्शन डी। क्या हुआ नजीर, नजर लग गई? नो सर, नहीं ऑप्शन डी लगी, ही मैं बोलने वाला था, ऑप्शन सी क्या बोल बात दिया। है।
चलो वरना नजीर घबरा जाते, नजर लग गई, नजर उतारनी पड़ेगी अब। तो आंसर डी। तो ये एक स्पेशल ऑर्डर है, ये थोड़ा ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज हो सकता है। जैसे नंबर सीरीज में हमने पढ़ा था कि प्राइम कंपोजिट एक स्पेशल रूल है, नंबर्स आएंगे तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं प्राइम कंपोजिट को। लेटर्स आ रहे हैं तो कभी कभी यूज कर लेते हैं वॉवेल्स कॉन्सोनेंट का रूल्स। और यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन करना है, तो ऑर्डर के लिए हम लेटर्स को अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग कोड कर सकते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट जैसे ही लगता है, लेकिन रीअरेंजमेंट की तरह है कि डबल लेके, पेयर लेके, ट्रिपलेट लेके, रिवर्स ऑर्डर में, ये सब कुछ नहीं होता। सीधे क्या करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो ये टाइप 7 हो गया। अब एक जल्दी से लास्ट टाइप 8। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ज्यादा आते हैं एग्जाम में, एनटीएससी वगैरह में। दिस इज कॉल्ड कॉलम कोडिंग। देखो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें तुम्हें करने में, लेकिन अच्छी एक्सरसाइज है ये। यहाँ पर दो कॉलम दिए होते हैं, NATION, जैसे नेशन है, तो नेशन का कोड दे दिया तुम्हें AGVNAB। सेकंड वर्ड दे दिया रिमोट, रिमोट को कोड किया है RZGRBE। देन स्टेयर, स्टेयर को कोड किया है EFGNV। फॉर्मल, फॉर्मल में कोड हो गया BENSYZ। देन कॉमन, कॉमन का कोड है ZABZPB एंड लास्ट इज फॉर। ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है इतनी सारी चीज। अब आपसे पूछा है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है कॉलम कोडिंग का, तो 3 4 5 क्वेश्चन एक ही पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। हम सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कोड बताना है, कोड फॉर स्क्रीन। स्क्रीन के लिए क्या कोड होगा, दिस वन। तो ऑप्शन ए इज FEPCRA, ऑप्शन बी इज FPERSA, ऑप्शन सी इज FPREBA, ऑप्शन डी इज FPERRA। ये हमें करना है, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी क्या करें इसमें। पहले तो लॉजिक कैच करने की कोशिश करो कि करे क्या। यही रीजनिंग का एग्जाम है कि आपको क्वेश्चन देख के अपनी तरफ से दिमाग लगाना है कि कैसे करना चाहिए। ये चीज तुम्हें गिवन है कि नेशन का कोड ये है, ऑर्डर सेम नहीं है कि एन के लिए ए हो, ए के लिए जी हो, फिर तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। तो नेशन, रिमोट, स्टेयर, फॉर्मल, कॉमन, फॉर, ये 6 कोड दे रखे हैं। स्क्रीन के लिए क्या सा कोड यूज होगा। तो पहले लॉजिक सोचने की कोशिश करो, क्या करें, हिंट दो मुझे कोई कि क्या करना चाहिए।
बताओ किसी के दिमाग में आ रहा हो कि कैसे करें। देखो पहला कोशिश हमें क्या करनी है कि हमें इसमें जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं सबका कोड निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें देखो जो लेटर्स यूज हो रहे हैं अगर मैं लिखूं ने, तो एक है ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ए के बाद है सी, फिर है ई, फिर है एफ, देन आई, देन एल, एम, एन, ओ, आर, एस, टी, इतने लेटर यूज हुए हैं। तो पहला काम हमें ये करना है कि इन सबके कोड ढूंढने हैं। अब देखो शुरू किससे करें, सबसे छोटे वर्ड से देखो शुरू करना चाहिए। एफ ओ आर, एफ ओ आर के लिए कोड क्या है, ई बी एस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एफ के लिए ई है, ओ के लिए बी है, आर के लिए एस है। ये आपस में कुछ भी चेंज हो सकते हैं। अब देखो एफ, एफ क्या कहीं और भी आ रहा है, कहाँ आ रहा है एफ, हाँ सर, ऑफ फॉर्मल में। फोर्थ फॉर्मल। फॉर्मल में और किसी में नहीं है ना, नहीं। नहीं। तो एक कोड ऐसा होगा, लेकिन इसमें देखो ओ भी आ रहा है और आर भी आ रहा है। ओहो, प्रॉब्लम है इसमें देखो, क्योंकि एफ ओ आर तीनों आ रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों कोड यहाँ भी आ जाएंगे उठ के। तो हम इस तरीके से अभी नहीं निकाल सकते, तो हम कुछ और अप्रोच सोचते हैं। फिर ऐसा सोचो कि जैसे एन और एन, देखो नेशन में एन और एन रिपीट हो रहा है, तो इसका कोड भी रिपीट हो रहा होगा। तो इसमें कौन सा कोड रिपीट हो रहा है, वही एन के लिए होगा, क्योंकि एन, ए एन के अलावा और कोई लेटर रिपीट ए नहीं हुआ है। ए, तो एन का कोड हमें पता चल गया ए। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ये पूरी क्या है, एक अच्छी सी एक्सरसाइज है। हम करते हैं, देखो रिमोट में ई रिपीट हो रहा है और कुछ हाँ रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ कोड में भी एक एक कोई ना कोई लेटर आर होगा जो रिपीट, आर। हाँ तो ई के लिए कोड है आर। और आते हैं, चलो देखो कॉमन, कॉमन में ओ भी रिपीट है और एम भी, लेकिन बी ओ यहाँ पर भी है, तो ओ इसमें भी होगा और वो रिपीट भी हो रहा होगा, यानी तो बी बी। सर। गुड। तो हमने ये देखो थोड़ा सा और हम स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो रीजनिंग क्या करती है, हमें स्मार्ट बनाती है कि भाई ओ यहाँ भी था और नीचे भी ओ है, तो इसका एक कोड ऐसा होगा जो ऊपर भी रिपीट हो रहा होगा। ओ इज फॉर बी। बी और दूसरा जो रिपीट हो रहा है वो एम के लिए होगा, एम जेड के लिए जेड यहाँ पर repeat हो रहा है जेड। गुड। तो एम पे आ गया जेड। जेड। वेरी गुड। चलो जी, एम पता चल गया। और देखते हैं अब क्या है। टी, टी देखो, टी यहाँ भी दिख रहा है मुझे, टी यहाँ भी दिख रहा है और टी टी यहाँ भी दिख रहा है। इन तीनों में कोई एक कॉमन कोड होगा, यानी टी 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 यार, टी तीनों में टी है। तो इन तीनों में कोई एक कॉमन है, जी 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 जी। जी जी। तो टी के लिए क्या हो गया, जी जी। सर, स्टेयर में ए स्टेयर में ए ए ए ए फॉर्मल में भी ए, नेशन में भी ए। स्टेयर, फॉर्मल, दोनों में ए है और नेशन में भी एन ए एन है। तो ए के लिए कौन सा कोड आ रहा है, एन 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 एन। एन तीनों में आ रहा है। गुड। तो ए के लिए हो यस गया सर। एन। हाँ अब देखो हमने कई सारे पता कर लिए, हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे नेशन में देखो
टी भी पता चल गया हमें, ओ भी ओ पता सर चल चुका है, ओ तो हम निकाल चुके हैं, बी हाँ सिर्फ आई बचा है। तो एक कोड ऐसा होगा जो अभी तक यूज नहीं हुआ होगा इसमें से। देखो बी भी हो चुका है, एन भी हो वी चुका है, वी और जी भी हो चुका है, वी वी बचा सर है। हाँ वी वी तो आई के लिए है वी। वी वी तो आई के लिए वी भी हो गया। अब ये आर और एफ, ओ तो हो चुका है, आर और एफ बच रहा है। इसमें देखो आर और एफ जो होंगे ई और एस में से कुछ होगा। अब आर इधर भी है, देखो रिमोट में भी है और स्टेयर में भी है। हाँ रिमोट, स्टेयर और फॉर, इन तीनों में आर है। आर, ई आर और ई आर। सर तो ई एक कोड ई ऐसा ई होगा इसमें ई, ई और ई ई। यस, तो आर के लिए हो गया ई। अब क्या बचे, सी। सी अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ पे देख लो, जब ओ और आर पता चल गया तो एफ भी पता चल जाएगा। एफ क्या होगा, एस, एस है ना। अब तीन बच रहे हैं, सी, सी एल और एल एस, एस और एस। तो स्टेयर पे आ जाते हैं। स्टेयर में एस है और किसी में नहीं है एस। एफ तो देखो एन और वी तो हो चुके हैं, सिर्फ एफ बच रहा था। एफ हाँ सर एफ तो एफ इज फॉर एस। एस अब क्या बचा, सी। सी एल सी कॉमन, कॉमन में सी है। तो सी कौन सा कोड यूज नहीं हुआ है, पी देखो जेड, पी पी ए भी हो गया, हाँ सिर्फ पी बचा था। पी पी होगा। यस सी के लिए हो गया पी, और लास्ट एल, एल है ए फॉर्मल। सॉरी कोई ऐसा कोड होगा जो अभी तक यूज नहीं, बी भी हो चुका है, ई भी हो चुका है, सर आई एन भी, वाई आई वाई वाई, वाई वाई, हाँ सर वही वही करेक्ट वाई। तो ये देखो हमने सारे कोड का निकाल लिया। अब इसके बेस पे क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको कुछ सारी मेहनत क्या थी, इसी कोड निकालने में मेहनत थी। अब सीधे आंसर दे दो। स्क्रीन के लिए क्या होगा, एस के लिए एफ, एफ एफ सी के लिए पी, आर के लिए, आर ई कहाँ है, ई यही है, ई ई के लिए ऑप्शन ए डी आर, हाँ सर ऑप्शन डी ऑप्शन डी एन के लिए ए। ठीक है, तो आंसर इज एफ पी ई आर आर ए। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है।